फाइनली आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए संस्कृत का नए पैटर्न पर आधारित 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर आ गया है। आज की इस वीडियो में आप सभी छात्र एवं छात्राएं जानेंगे संस्कृत का ऐसे 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। हे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कक्षा 10 संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ से लिया गया है और सवाल में पूछा गया है कि अनोन अनियान कह यानी महीन से महीन छोटा से छोटा क्या है। पहला ऑप्शन में दिया गया गगनः, आत्मा, परमात्मा और डी में दिया गया संसारः। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से इसी वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि किम जयम प्राप्नोति यानी किसकी जय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मंगलम पाठ के श्लोक के माध्यम से महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, ना अनृतम यानी झूठ की नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब सत्यम हो जाएगा, यानी सत्यम जयम प्राप्नोति, सत्य की ही जीत होती है। अगला सवाल इसमें 3 कहता है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम यानी बुद्ध के काल में पाटलिपुत्रस्य यानी पटना नगर का नाम क्या था। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में आसान शब्दों में लिखा गया है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य पाटलिग्रामः नामासीत यानी पाटलिग्राम नाम था। बुद्ध के काल में पाटना का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। अगला सवाल इसमें 4 में कहता है कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति यानी गांधी सेतु कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में ही आप सभी को पढ़ाया जाता है कि गांधी सेतु जो है वो एशिया का सबसे दीर्घतम पुल है, यानी सबसे लंबा पुल है जो गंगा नदी पे अवस्थित है और ये पाटलिपुत्र अर्थात पाटना नगर में स्थित है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है अलस कथा पाठस्य लेखक क यानी अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो आप सभी को मालूम होगा कि अलस कथा पाठ के लेखक महर्षि विद्यापति जी हैं। मंदाकिनी वर्णम के रचनाकार महर्षि कालिदास जी हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। वहीं पे बात करते हैं पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के रचनाकार के बारे में, तो नारायण पंडित जी नहीं बल्कि नारायण पंडित किसके रचनाकार हैं, तो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार हैं। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 6 में बोला गया है कि कस्य यानम पुरुषै नारी भिषज चलति यानी स्त्रियों एवं पुरुषों के द्वारा कौन सी गाड़ी चलती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी समाजस्य यानी समाज रूपी जो गाड़ी है ना वो यानी पुरुषै यानी पुरुष और स्त्री दोनों को लेकर चलती है। अगला सवाल इसमें 7 कहता है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन इसी प्रकार से मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्षमा राव हो जाएगा और यहाँ पे प्राचीन काल में बोला जाएगा, वर्तमान काल में बोला जाएगा ना, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। भारतस्य का मतलब होता है भारत का, महिमा का मतलब बड़ाई यानी बड़ाई का मतलब गौरव होता है, और कुत्र गीयते यानी कौन लोग गाते हैं, अर्थात भारत की महिमा जो है ना ये कहाँ कहाँ गाई जाती है। तो आप सभी को भारत महिमा पाठ में बताया गया होगा, भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते यानी भारत की जो महिमा है ना सर्वत्र गीयते यानी सभी जगह गाई जाती है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि भारत महिमाया आधुनिकी गीतस्य रचनाकार का यानी भारत महिमा आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारत महिमाया आधुनिक गीतस्य रचनाकार डॉक्टर उमाशंकर शर्मा अस्ति।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। कति पुराणी संति का हिंदी अर्थ होता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, यानी पुराण कितने होते हैं। तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है, उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि अष्टादश पुराणी संति, यानी पुराणों की संख्या अष्टादश होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए। बोला जा रहा है कि संस्कारः प्रायेण कति विधा सन्ति, इसका हिंदी अर्थ होता है संस्कार प्रायः किसके विधा से लिया गया, यानी संस्कार विद्या में कितने होते हैं। पहला ऑप्शन 5, 5, 6, 6, त्रय यानी 13, द्वादश यानी यहाँ पे क्वेश्चन 211 का ना बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कारों की संख्या 5 होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है क सीमंतो वयंग रूपः प्रयुज्यते, क सीमंतो वयंग रूप प्रयुज्यते। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आपसे बोला गया है ये जो वाक्य है ना ये कैसा शब्द है। पहला विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ज्ञान शब्द और संस्कार शब्द। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है संस्कार शब्द, चूँकि ये भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि नीति श्लोका नाम रचनाकारः क अस्ति, यानी नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, कालिदासः, महर्षि वेद व्यास जी। तो उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा कि महात्मा विदुरः नीति श्लोका नामकम पाठः लिखति, यानी महात्मा विदुर जो है वो नीति श्लोका नामक पाठ के रचनाकार हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन 14 कहता है कि कर्मवीर उत्साहेन किम लभते, कर्मवीर जो है वो किसे देकर उत्साहित हो जाते हैं। पहला ऑप्शन कर्मचारी पदम, उसके बाद दिया गया लिपिक पदम, लघु पदम, महत्व पदम। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, महत्व पदम। अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। कस्मिन् ग्रामे निर्धजना निवसनति, यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कस्मिन् ग्रामे का मतलब होता है किस गांव में, निर्धन जना के मतलब गरीब लोग यानी गरीब व्यक्ति, निवसंती यानी निवास करते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कर्मवीर कथा से चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसमें राम प्रवेश राम एक दलित बालक के बारे में कहानी बताया गया है। तो ये बिहार के भीखन टोला गाँव की ये कहानी बताई गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 कहता है कि कस्य प्रचारम दयानंद अकरोत, यानी किसके प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, यानी शुद्ध तत्व के ज्ञान के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है सामाजिक ज्ञानस्य क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। क्वेश्चन 17 देखिएगा तो कह रहा है कि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो किस प्रांत में हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात प्रांते, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो गुजरात प्रांत में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 18 कहता है अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति, अयोध्या कांड जो है ये किस ग्रंथ का अंश है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अयोध्या कांड है ना ये किस ग्रंथ का अंश है। एक छोटा सा बच्चा भी सुनकर जरूर बता देगा कि दोस्तों अयोध्या कांड जो है ये रामायण ग्रंथ का अंश है। अगला सवाल देखिए, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति, यानी रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसके रचनाकार महर्षि कालिदास जी हैं। अगला सवाल कहता है कीदृशानि तीर्थानि रतिम सजन्ति, कीदृशानि तीर्थानि रतिम सजनयन्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रमणीयानि, यानी राम और सीता। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो ये मंदाकिनी वर्णन पाठ से लिया गया है।
अगला सवाल कहता है क नदीम अभित प्रनुरित इवह। यहाँ पे कुछ में 21 का जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी होगा, यानी पर्वत के बारे में इस लाइन में बताया गया है। अगला सवाल व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। व्याघ्रपति कथाया कस्य दुष्परिणाम प्रकटति, यानी सवाल में पूछा गया है व्याघ्रपति कथा जो है ये किसके दुष्परिणाम को प्रकट करता है। तो दोस्तों इस पाठ में जब जाइएगा ना तो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है तो आप सभी को मालूम होगा कि नारायण पंडित जी हैं। और इसमें लोभ के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से लोभी व्यक्ति स्वर्ण कंगनम यानी सोने के कंगन को पाने के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अगला सवाल 23 में कहता है पशु पक्षी कथानां मूल्यं केषां शिक्षार्थ भवति। तो इस लाइन का क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थ भवति, यानी क्वेश्चन का सही जवाब मानवानां हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिएगा। क्वेश्चन 24 कहता है व्याघ्रस्य हस्ते किमासीत्। व्याघ्रस्य का हिंदी अर्थ हो जाता है व्याघ का, हस्ते का मतलब होता है हाथ में, किम आसीत का मतलब क्या था। अगर आप व्याघ्रपति कथा पाठ का हमारा वीडियो लेक्चर देखोगे ना तो उसमें हम बताए थे व्याघ्रस्य हस्ते स्वर्ण कंगनम आसीत, यानी बूढ़े बा के हाथ में दो क्या था तो सोना का ये कंगन था। तो क्वेश्चन का सही जवाब स्वर्ण कंगनम हो जाएगा। अगला सवाल है दुराचारी क आश्रित, यानी दुराचारी कौन था। पहला ऑप्शन व्याघ्र यानी बाघ था, पथिक था, दुर्जन था या दानव था। तो दोस्तों दुराचारी कौन था तो पाठ में बताया गया है दुराचारी व्याघ्र था यानी बाघ था। अगला सवाल कहता है भासस्य कति नाटकानि सन्ति, यानी भास के कितने नाटक हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भासस्य त्रयोदश नाटकानि सन्ति। महर्षि भास के जो नाटकों की संख्या है ना वो कितनी है दोस्तों तो 13 है। अगला सवाल कहता है यहाँ पे क्वेश्चन 27 को देखिएगा तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन 27 यहाँ पे क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 27 में बोला गया कि सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति, यानी सबसे पहले सूर्यपुत्र के नाम से जाने वाले दानवीर कर्ण क्या देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कर्णस्य दानवीरता पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो कर्ण है ना भगवान इंद्र को सालकारम गौहर्ष यानी हजारों गाय को देते हैं। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा सालकारम गोसहस्त्रम। अगला सवाल विद्वान यहाँ पे बोला गया है, देखिए बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन 28 में कि विवादानम समयुंतो देशानामध्य का संस्था स्थित। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 28 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो क्या हो जाएगा तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगला सवाल क्वेश्चन 29 कहता है अशांति कारणम कति सन्ति, यानी आज पूरे विश्व में अशांति का कारण फैला हुआ है, ये कारण कति है यानी अशांति के कारण कितने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 का बिल्कुल सही ऑप्शन भी हो जाएगा द्वयम है यानी 2 है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 30 को देखिए तो क्वेश्चन 30 कहता है कि द्विदशः शब्द का रूप तृतीया एक वचन में क्या होगा। जब द्विदश हम शब्द जानेंगे ना तो जब इसके तृतीया बहुवचन के एक वचन में जाएंगे तो हमारा कौन सा शब्द मिलता है तो वहाँ पे मिलता है विदुषा। क्वेश्चन का विदश में क्या मिलेगा तो विदुषा मिल जाएगा। अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है आप सभी को मालूम होगा कि अहम का अस्मद हो जाता है, मयम का युष्मद हो जाता है। तो यहाँ पे अयम का सही ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 32 कहता है नदी शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा। तो नदी शब्द का जब सप्तमी विभक्ति एक वचन में जाएंगे तो ये बहुवचन ये बन जाता है नदी, नधौ, नधा, इसमें हो जाएगा नद्धाम। यहाँ पे सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा नद्धाम। अगला सवाल यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देखिए। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि विभूयत पद में मूल धातु कौन सा है। तो विभूयत पद में अगर मूल धातुओं की बात करेंगे ना तो क्वेश्चन का सही जवाब भू हो जाएगा, इसमें मूल धातु भू है। उसके बाद में बोला गया है गणेशाय मोदकम रोचते, यानी गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा के लिए जान जाइए कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ में रुचि बताई जा रही हो तो वैसी स्थिति में चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
अगला सवाल देखिए कि गणेशाय मोदकम रोचते, यानी गणेश जी को लड्डू अच्छा लगता है, इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भुआ प्रसत्व के चौथी विभक्ति का फॉर्मूला का यूज इसमें किया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है कि रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः एक फार्मूला का नाम है जिसमें चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि सम उपसर्ग के योग से बना शब्द क्या है? आप सभी को मालूम होगा कि उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे सम उपसर्ग से क्या बनेगा? तो सुयोग्य बनेगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए? कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों आजीवनम यहाँ पे बोला गया है, आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? आप सभी को बता दें, हम लोग क्या करते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में थोड़ा सा अंतर जान लीजिए। उपसर्ग हम लोग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। यहाँ पे आजीवनम में आंग उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तब ये जीवनम बन गया है। तो यहाँ पे आजीवनम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आंग हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों उत जोड़ गम होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा उद्गम। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखेंगे तो क्वेश्चन 40 में बताया गया है प्रेयस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों यहाँ पे एक स्त्री शब्द प्रत्यय मिलाया जा रहा है, तो प्रेयस प्लस स्त्री प्रत्यय का डीप मिलाएंगे तो ये प्रेयसी बन जाता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन 41 को देखिए। क्वेश्चन 41 में कह रहा है कि श्रेयस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों श्रेयस प्लस डीप से भी क्या बनेगा? तो श्रेयसी बन जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि बलवत प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का भी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बलवती बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 43 को देखेंगे ना, तो क्वेश्चन 43 में बोला गया है जगदीश का सही संधि विच्छेद कीजिए। उम्मीद है आप सभी को संधि विच्छेद तो आता ही होगा। जगदीश का कैसे करते हैं? तो जगत जोड़ ईश करते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जगत जोड़ ईश। उसके बाद में अगला देखिए, यहाँ पे जगत जोड़ ईश दो ऑप्शन में दिया गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि सत जोड़ जना का संधि विच्छेद कीजिए। तो सजना का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ना, तो सत जोड़ जन बराबर सज्जन होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया ने जोड़ अनम से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों नयनम बनता है, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं नयनम। नयन का संधि विच्छेद कैसे करते हैं? तो ने जोड़ अन करते हैं, तो उसी प्रकार से नयनम का इस क्वेश्चन का सही जवाब नयनम हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है मृग काको में समास का नाम लिखिए। दोस्तों मृग काको में ना, तो मृग का मतलब होता है हिरन, काको का मतलब होता है कौआ, यानी हिरन और कौआ इसमें दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये द्वंद्व समास के उदाहरणों में से एक है। अगला सवाल क्वेश्चन 47 कर रहा है कि अनिश्वर में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 47 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अनिश्वर, यानी जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसे हम लोग अनिश्वर कहते हैं, जहाँ पे ईश्वर ना हो। तो इसमें नकारात्मक का अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये नय्य समास है। अगला सवाल कहता है त्रिभुवनम में कौन सा समास है? दोस्तों आप सभी को हम समास वाले वीडियो लेक्चर में बताए थे, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी एक से लेकर कोई भी संख्या आती हो कोई भी शब्द के पहले, तो समझ लीजिए कि वे द्विगु समास है। देख लीजिए त्रिभुवनम का मतलब क्या होता है? तो तीन भुवनों का समूह, तीन भवनों का समाहार, तीन भवनों का संगम। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा त्रि, यानी तीन। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कहता है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पे यथाशक्ति, यथासंभव, दुवन्नी, छहमाई, ये जितने भी तमाम शब्द आप सभी को बता रहे हैं, सब शब्द अव्यय होते हैं, और जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो वैसे समास को हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला सवाल क्वेश्चन 50 को देखेंगे तो आप पाएंगे दिया गया है त्रिफला में समास का नाम लिखिए। तो त्रिफला के मतलब ही होता है तीन फलों का समूह, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का संगम। तो यहाँ पे संख्याओं की संख्या तीन आ रही है,
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विगु समास है। इतना ही याद रखिएगा कि जिस समय इस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रैक्टिस सेट नोट्स को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप अपने मैट्रिक की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ साथ questionforexam.com वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।